पेशावर धमाके पर मुल्क भर में फिजा सोगवार। सानहे में शोहदा की तादाद 100 तक जा पहुंची, जबकि 221 अफराद जख्मी। पेशावर धमाका, फिजा सोगवार, शोहदा की तादाद 100 हो गई, 221 जख्मी है, जबकि पुलिस लाइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। पेशावर में खुदकुश धमाके के बाद फिजा सोगवार। आबाई इलाकों में शोहदा की तदफीन हर आंख अश्कबार। सूबे भर में यौम सोग, परचम सरनेगू रहा। पुलिस लाइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन 25 घंटे जारी रहने के बाद मुकम्मल कर लिया गया। आर्मी की इंजीनियरिंग टीम रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ रहीं। मस्जिद के मलबे से मजीद 12 जस्ते खाकी निकाल लिए गए। लवाहिकीन अपने प्यारों के इंतजार में पुलिस लाइंस में मौजूद रहे। डीएसपी रबनवाज, डीएसपी असमतुल्लाह समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा करके सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। मलबा हटाने के बाद मस्जिद के सहन को क्लियर कर दिया गया, जिसके बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। नमाजों की अदायगी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। उधर लेडी रेडिंग अस्पताल में बेशतर जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। कल से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए थे, जिनमें मामूली जख्म वाले थे, वो हमने ऑलरेडी फारिग किए हुए हैं। तकरीबन अभी मेरे ख्याल में 18-20 पेशेंट हमारे पास अभी भी हैं। धमाके के बाद फ़ौरन हम समझ नहीं कर पाते कि क्या हुआ क्या नहीं, फिर बाद में अस्पताल पहुंचाया तो फिर होश आया। कल जो है मैं नमाज के लिए गया, बस जैसे ये अंदर हाल में दाखिल हुआ तो बस धमाका हुआ, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं ने लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। विसाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पेशावर धमाके के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, साने पेशावर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सानिया पेशावर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्द कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने कहा, किसी भी दहशतगर्द के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी दहशतगर्द के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। पायदार अमन हासिल करने तक तमाम कमांडर्स दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि सानिया पेशावर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्द कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान ने पेशावर खुदकुश हमले में सिक्योरिटी की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेशावर पुलिस लाइंस में धमाका सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर धमाके में सिक्योरिटी की नाकामी का एतराफ़ करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने सीसीपी और पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है, जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था, तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ। खुदकुश धमाके में पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद के इमाम साहिबजादा नूरुल अमीन उर्फ लाला गुल भी नमाज की इमामत करते हुए शहीद हो गए। लाला गुल के हवाले से मजीद बताएंगे शाहजेब खान। पुलिस लाइंस पेशावर में बरसों पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले साहिबजादा नूरुल अमीन उर्फ लाला गुल भी खुदकश धमाके में शहीद हो गए। वो 1997 से पुलिस लाइन मस्जिद में बतौर खतीब काम कर रहे थे। बड़े हंसमुख आदमी थे, बच्चों के साथ खेलना कूदना, बहन भाइयों के साथ शरारतें, बहुत अल्लाह वाले आदमी थे। बड़ेबिर माशोगगर के रिहायशी साहबजादा नूरुल अमीन ने बेवा समेत 4 बच्चे सोगवार छोड़े हैं। हमें फ़ख्र है अल्लाह ताला ने हमारे अबू को शहादत नसीब की है, और ये उन्होंने अभी चिल्ले से आए तबलीग से, तो यही दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की नसीब फरमाए।
تو بس جس طرح وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ہے. साहिबजादा नूरुल अमीन अपने वालिद के इंतकाल के बाद 7 भाइयों और 3 बहनों के सरपरस्त भी थे और अपनी शफकत और मोहब्बत की वजह से हर दिल अजीज भी. उनकी शहादत से घर ही नहीं पूरे इलाके की रौनकें मांद पड़ गईं और फजाएं सोगवार हैं. शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर. पेशावर पुलिस लाइन धमाके में नौशहरा के इलाके मराठी से ताल्लुक रखने वाला सब इंस्पेक्टर असद भी शहीद हो गया. ISI असद खान की नमाज जनाजा के बाद आहों और सिस्कियों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया. मज़ीद जानते हैं जहांजेब खटक से. पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर असद खान की नमाज जनाजा मिस्री बांडा के इलाके मराठी में अदा की गई. शहीद को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया. घर के वाहिद कफील और फरशनास ऑफिसर असद खान ने दौरान ड्यूटी जामे शहादत नोश किया. असद अली मेरा बेटा है और ये मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बान. मेरा ताज़ार बेटा है, फिर भी मुल्क के लिए कुर्बान. शहीद असद खान ने 2 बेटों और 4 बेटियों को सोगवार चढ़ा है. जहांजेब खटक, एक्सप्रेस न्यूज, नौशहरा. वेलकम बैक. कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके साने पेशावर पर बहस की गई. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले हमें सुपर पावर का आलाकार बनने का पुराना शौक है. अमरीका के लिए जंगें नहीं लड़नी चाहिए थीं. तफसील बता रहे हैं वकास अहमद. पेशावर में दहशतगर्दी के बाद कौमी असम्बली में भी सोग का समा रहा. परवरदिगार आलम जितने भी जख्मी हैं उन्हें सेहत कामिला, आजिला और मुस्तमिरा अता फरमा. ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके सानहे पेशावर पर बहस की गई. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए. लेकिन ये एक ऐसा सानिया है कि हमें उसी तरह जिस रिजॉल्व के साथ आज से 5, 6, 7 साल कबल या 10 साल कबल जो है 11-12 में एक कौमी यकजहती के साथ जिस रिजॉल्व का इजहार हुआ था उस किस्म का रिजॉल्व जो है उसकी फिर जरूरत है. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सजाए मौत के कैदियों को छोड़ने पर साबिक हुकूमत पर बरस पड़े. जिस तरह से पिछली हुकूमत ने जो है वो फाश गलतियां की हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सजाए मौत की सजा हुई थी. मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने सियासी अदम इस्तेहकाम को दहशतगर्दी करार देते हुए सियासी जमातों को बाहमी मुज़ाकरात पर जोर दिया. वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद. रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब कोई पंजाब या लाहौर में मरेगा तब आप संजीदा होंगे. पख्तून पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं लेकिन आपकी पॉलिसियों की वजह से हम मरते हैं. आर्मी चीफ आएँ और बताएं दहशतगर्दी का कौन जिम्मेदार है. उन्होंने ये भी कहा. वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नूर आलम खान को जवाब देते हुए कहा वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, ISI चीफ ऐवान में आएंगे. वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भी ऐवान की रहनुमाई हासिल करेगी. यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ लाएंगे. यहाँ पे यकीनन आर्मी चीफ भी आएंगे, DG ISI भी आएंगे. आज से कोई 6-7 माह कबल इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई. उसे आप पॉलिसी कह लें या उसे वे फॉरवर्ड कह लें, तो इसी तरह से अब भी होगा और उसी वे फॉरवर्ड के ऊपर जो है वो अमल होगा. पुलिस लाइन्स मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले में घर का वाहिद कफील मोहम्मद शफीक भी शहीद हो गया. शफीक के 2 बच्चे अब भी उसकी राह तक रहे हैं. मज़ीद जानते हैं यासिर अली से. पेशावर पुलिस लाइन में होने वाले खुदकश हमले ने 20 हंसते बसते घर उजाड़ दिए. महकमे पुलिस का नायब कासिद मोहम्मद शफीक भी शोहदा में शामिल है. 2 बच्चों का वालिद मोहम्मद शफीक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, लेकिन नमाज की अदायगी के दौरान मौत ने दबोच लिया. मोहम्मद शफीक 2005 में पुलिस में नायब कासिद भर्ती हुआ था. अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए और जो उनकी घर की तरफ से है तो ये वाहिद कफील थे अपने घर के. हर वालिद की तरह शहीद मोहम्मद शफीक अपने दोनों बच्चों अब्दुल्ला और नूरुल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था, मगर अब ये बच्चे यतीम हो चुके हैं. इन बच्चों की मां और मोहम्मद शफीक की बेवा गम से निडाल है. मोहम्मद शफीक की वालिदा का इंतकाल 1 माह पहले हुआ, जबकि वालिद शदीद बीमार है. हमें बहुत से लोगों की मौत होने की खबरें मिली तो हम बहुत परेशान हुए. तकरीबन दीगर वेला हमें ये इत्तला मौसूल हुई कि उनकी डेड बॉडी मस्जिद से बरामद हुई है.
पुलिस लाइन में होने वाले खुदकश धमाके ने शोहदा के घरों में शोक के साथ साथ दुख भरी कहानियां छोड़ी हैं। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में रशीद गढ़ी पेशावर का आला तालीम याफ्ता कांस्टेबल सैफुल्ला भी दुनिया से रुखसत हो गया। पेशावर से एहतशाम खान की रिपोर्ट। पुलिस लाइंस खुदकश धमाके में रशीद गढ़ी पेशावर का आला तालीम याफ्ता सैफुल्ला भी दुनिया से रुखसत हो गया। इस्लामाबाद पुलिस को छोड़कर 7 माह पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ज्वाइन करने वाले सैफुल्ला ने सियासियात में MA कर रखा था और कानून की डिग्री भी हासिल कर रखी थी। इंतहाई हसीन अखलाक का मालिक था। जहाँ पर भी जाता था, यहाँ पर इलाके में ड्यूटी वगैरह में पहले सफ़ में नमाज का पाबंद था। सैफुल्ला का शुमार पेशावर पुलिस के माहिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ में होता था। वो CSS करके आला पुलिस अफसर बनना चाहता था। शहीद एहलकार का इकलौता बेटा और फूल जैसी नन्ही बेटी अब भी अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन मासूमों को क्या मालूम कि इनके बाबा कभी नहीं आएंगे। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता हुआ। नई कीमत ₹267.88 हो गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता, नई कीमत ₹267.88 हो गई। इसी तरह स्टॉक मार्केट में तेजी, 801 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 40,673 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में भी ₹9,000 की वाज़े कमी देखी गई है। एक तोला सोना ₹2,01,500 का हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता हो गया। आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, फी किलो कीमत ₹60 बढ़ा दी गई। आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, फी किलो कीमत ₹60 बढ़ा दी गई। ₹264 फी किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 700 और कमर्शियल सिलेंडर ₹2700 महंगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा तैयारी करनी है, दरखास्त जमानत की कॉपी दी जाए। हमने जिस्मानी रिमांड पर दलाइल दिए, जमानत पर दलाइल नहीं दिए। जिस पर फवाद चौधरी के वकील बाबर रवान ने कहा प्रोसिक्यूटर से पूछ लें, कहीं इसके प्लेटलेट्स कम न हो गए हों। अदालत ने बगैर समाअत कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हुक्मरानों को मुल्क और आवाम की कोई फिक्र नहीं, दहशतगर्द आज़ादाना हमले कर रहे हैं। साबिक मुशीर वसीम खान बादुज़ई और साबिक MPA चौधरी एहसान उल हक से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की तरजीह अमन व अमान का क़याम नहीं बल्कि सियासी इंतकाम है। सियासी मुखालफिन को कैद किया जा रहा है। इन सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि PTM की 13 जमातें भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। और चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया और बताया गया कि चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। चौधरी शुजात की बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जारी करदा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कल अदम हो गया है। चौधरी शुजात हुसैन को हटाने की कोशिश करने वालों को शिकस्त हुई। ये बयान सामने आया चौधरी शाफे हुसैन का, और चौधरी शाफे ने कहा कि जल्द चौधरी शुजात हुसैन की निगरानी में नजरियाती कारकुनों को आगे लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, गवर्नर ने तारीख दे दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली इलेक्शन 16 अप्रैल को होंगे, गवर्नर की जानिब से इसकी तारीख दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली इलेक्शन 16 अप्रैल को होंगे, गवर्नर ने तारीख दे दी। असम्बली इंतखाबात 16 अप्रैल को होंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، الیکشن کمیشن نے چند روز قبل گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا تھا کہ 90 روز کے اندر آئینی طور پر فوری انتخابات کرانے ہوتے ہیں جب اسمبلی تحلیل ہو جائے. تو اس کے جواب میں گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ خط لکھ دیا گیا الیکشن کمیشن کو، لیکن جو گورنر کی طرف سے، گورنر ہاؤس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں تاریخ کو مینشن نہیں کیا گیا. لیکن جو ذرائع کہتے ہیں کہ 16 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے، 16 سے 18 اپریل کی اس دوران انتخابات کرائے جائیں. اس حوالے سے ہم نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے رابطہ کیا تو انہوں نے ناعلمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا انہوں نے تاریخ کے حوالے سے علم نہیں ہے، البتہ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ فوری طور پر آئینی مدت کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں. جی ٹھیک ہے احتشام، یہ بھی بتائیے گا کہ اس ضمن میں تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جب یہ خط لکھا گیا تھا خیبر پختونخوا گورنر کو الیکشن کے لیے تو اس سے قبل الیکشن کمیشن نے بتا دیا تھا کہ وہ الیکشن کے تیاری کے لیے تیار ہیں، وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا گیا تھا. اور آج تحریک انصاف نے اسی سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے. اور جو سیاسی ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے جو ہے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا گیا ہے. اچھا احتشام بشیر، یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ حال ہی میں دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس حوالے سے کیا سیکیورٹی کے کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ اس حوالے سے کیا چیزیں زیر غور ہیں اب؟ جی بالکل، جیسے کہ کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے پولیس لائن پشاور میں، تو اس کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور کافی اہم فیصلے جو ہیں متوقع ہیں 1-2 روز میں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہی یہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ مقرر کی جائے گی تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گی. تو دیکھا بھی یہ جا رہا ہے کہ جو گورنر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے وہ ابھی اس پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو احتشام بشیر یہ اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے، ہمارے کچھ دیر قبل جب گورنر ہاؤس سے یہ خبر ملی ہے کہ خط لکھ دیا گیا تو ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں اس حوالے سے کوئی خط نہیں ملا ہے. ہم گورنر خیبر پختونخوا کے خط کا انتظار ہے اور اس کے ملتے ہی اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے احتشام، ساتھ ہی رہے گا. اہم خبر خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے؟ گورنر اس معاملے میں لا علم، مجھے تاریخ کے حوالے سے علم نہیں ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو خط سیکرٹری نے لکھا. خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے؟ گورنر لا علم. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا مجھے تاریخ کے حوالے سے علم نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو خط سیکرٹری نے لکھا. خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے؟ گورنر لا علم نکلے، مجھے تاریخ کے حوالے سے علم نہیں. گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے اس کی تاریخ کے حوالے سے کوئی علم نہیں، الیکشن کمیشن کو خط سیکرٹری نے لکھا ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے اس کا انہیں نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ مجھے تاریخ کے حوالے سے علم نہیں ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خط سیکرٹری نے لکھا ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن آخر کب ہوں گے؟ گورنر لا علم نکلے. عمران خان کا نکاح پڑھانے والے مفتی محمد سعید خان کا کہنا ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی بھی مسلمان نکاح کرے تو اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. وہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں جاوید چودھری کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عدت کے درمیان آپ نے نکاح پڑھا دیا اور آپ سے غلطی ہوگی؟ اون چودھری صاحب نے بتایا اور اس کے بعد آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا یہ بتا دیں کہ نکاح درست نہیں ہے اور اس کا شریعت نے حل یہ بتایا ہے کہ جب عدت پوری ہو جائے تو دوسرا نکاح ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ تھا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تو پھر انہوں نے کفر کیا. سوال ہے انہوں نے شدید گناہ کیا. اور اگر انہوں نے اللہ کے حکم کو سمجھا کہ چلو کیا ہے خدا کے حکم کو کہا یا اس کا مذاق اڑایا تو یہ کوئی بھی کرے، خان صاحب کیا کوئی بھی کرے گا تو ظاہر ہے ارتداد کا ارتکاب کرے گا. اب یہ فرمائیے گا اگر ایسی کو بندہ غلطی تو نہیں جرم یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر خدا کے حکم کو حقیر جانا تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اگر اللہ کے حکم کو
वो हकारत से देखेगा तो ये बात तो फिर बहुत आगे चली जाए। एक माह के लिए बिजली ₹2.32 सस्ती कर दी, जबकि के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती की गई है। लाइफलाइन सारिफ के लिए 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन, जरी सार्फिन और के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक FCA की मद में ₹2.20 फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा कराई गई थी। डाटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद ₹2.32 फी यूनिट की कमी बनती है। दूसरी जानिब नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती कर दी है। बिजली सस्ती होने से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनान और मीडिया इदारों को इंतहाई नासाजगार सूरत हाल का सामना है। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनों और मीडिया इदारों को इंतहाई नासाजगार सूरत हाल का सामना है। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। अरशद शरीफ को हक और सच लिखने की पादाश में निशाने इबरत बना दिया गया। CPNE के ज़ेरे एहतमाम मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन की जानिब से खिताब किया गया। कहा गया पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनों और मीडिया इदारों को इंतहाई नासाजगार सूरत हाल का सामना है। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनान और मीडिया इदारों को इंतहाई नासाजगार सूरत हाल का सामना है। करप्शन पर काबू पाना मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया। पाकिस्तान बदउनवानी की फहरिस्त में बदस्तूर 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में करप्शन के नासूर पर काबू पाया ना जा सका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा बंदी के एतबार से 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान गुज़श्ता साल की तरह बदस्तूर 140वें नंबर पर आया है। ताहम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर एक स्कोर की कमी के साथ पाकिस्तान 28वें से 27वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किसी मुल्क के माहिरीन और कारोबारी शख्सियात की नजर से इस मुल्क के सरकारी शोबाजात में रिश्वत सतानी को नापा जाता है। 0 से 100 के पॉइंट्स टेबल पर 0 स्कोर वाला मुल्क सबसे करप्ट और 100 स्कोर वाला शफाफ तरीन तस्वुर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 90 पॉइंट्स के साथ दुनिया में सबसे कम करप्शन वाला मुल्क डेनमार्क है। उसके बाद 87 पॉइंट्स के साथ फिनलैंड और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। फहरिस्त में भारत का नंबर 85वां जबकि बांग्लादेश का 147वां नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।